नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और आज के समय इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में है और वो है फाइव आइज ग्रुप का ऑफिशियल एक्सपेंशन। जापान बहुत ही जल्द बन जाएगा द सिक्स्थ आई। ये बहुत बड़ी बात है। फाइव आइज ग्रुप की जब से शुरुआत हुई है इन्होंने कोई भी नया कंट्री ऐड नहीं किया ग्रुप में। अब पहली बार एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन पेयर, ये बनेगा सिक्स्थ आई। और बिल्कुल जो ये टर्म है ना सिक्स्थ आई, ये मीडिया डिस्कस कर रहा है। यहां पे आप देखेंगे जापान इज ऑन इट्स वे टू बिकम द सिक्स्थ आई। और जापान का क्रिटिकल रोल यहां पर रहेगा चाइना पर स्पाइंग करने में, प्राइमरली उन एरियाज पर जहां पर उइगुर मुस्लिम्स पे चाइना कर रहा है अत्याचार। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया, जापानीज मीडिया कर रहा है, यूएस मीडिया भी, यूएस थिंक टैंक्स भी ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं। यहां पे आप देखेंगे रिपोर्ट है फ्रॉम द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, जापान इज रेडी टू बिकम ए फॉर्मल मेंबर ऑफ द फाइव आइज। और फाइव आइज के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो ये ग्रुप 5 कंट्री से मिलकर बनता है। ये आपस में करते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग। आप अगर मैप पे देखें यहाँ पर इस ग्रुप में आपको मिलेंगे यूएस, कनाडा, 2 कंट्रीज ये हो गई। एक देश है यहाँ पर यूके, और फिर यहाँ पर अगला जो देश है ये ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट कंट्री है न्यूजीलैंड। तो आप कह सकते हैं कोई भी महासागर हो, ऑलमोस्ट कोई भी कॉन्टिनेंट हो, वहाँ पर फाइव आइज की कुछ रीच मिलेगी एक्सेप्ट वन कॉन्टिनेंट। एशिया में आप अगर सोच कर देखें तो फाइव आइज की कोई भी रीच है नहीं। तो जापान पहला एशियन देश बन सकता है जो ज्वाइन करेगा फाइव आइज। बन सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी फॉर्मली इसकी सेरेमनी हुई नहीं है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली विद इन दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर जापान को फॉर्मली इंक्लूड कर लेंगे इन फाइव आइज। ना एक और बात मैं ऐड कर दूं कि फाइव आइज ग्रुप माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और काफ़ी लंबे समय तक जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, इन्होंने एक्सेप्ट तक नहीं किया कि ये एग्जिस्ट करता है। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी इसके बारे में प्रॉपर जानकारी है नहीं। बस ये पता है लोगों को कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, यूके यूएसए एग्रीमेंट, उसके अंडर फाइव आइज काम करता है। बाकी आप अगर देखो तो फाइव आइज के कोई हेडक्वार्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, कोई इनकी प्रेस रिलीज नहीं आती, कोई इनकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती। ये बहुत ही सीक्रेटिव हैं, पब्लिक आई से काफी हद तक दूर रहते हैं। और एडवर्ड स्नोडेन जो यूएस इंटेलिजेंस में काम करते थे, बाद में वो भाग गए थे टू रशिया, उन्होंने यहां तक रिवील किया था कि फाइव आइज अपने कंट्रीमैन पर भी, अपने नेशनल्स पर भी नजर रखता है ताकि डोमेस्टिक पॉलिसीज ये लोग ढंग से बना पाए। सो ये एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है। और जापान को ये कब प्रॉपरली इंक्लूड करेंगे, हो सकता है कि फॉर्मली दुनिया को इसके बारे में ये बताए भी ना, मगर जो दुनिया भर के थिंक टैंक्स हैं, जो पब्लिकेशंस हैं, उनको कुछ आइडिया लग जाता है कि जापानीज इंटेलिजेंस ने अब फॉर्मली काम करना स्टार्ट कर दिया है विथ फाइव आइज। now आगे बढ़ने से पहले, सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग, इसकी स्थापना किस साल में हुई थी? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं 1945, 92, 68 या फिर 62। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और यूपीएससी प्रीलिम्स को अब बस बचे हैं कुछ ही महीने। बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी के, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाओ या फिर ऐप पे क्लिक करो, यहाँ पर यूपीएससी पर गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या प्लस कोर्स। आइकॉनिक कोर्स बहुत इन डिमांड है और जल्द ही इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और जो यहाँ पर प्राइस है 69,500, ये पे मत कर देना, डू नॉट पे दिस प्राइस। यूज करो कोड यहाँ पर PD10 और आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि जब मैंने रिसर्च करी इस टॉपिक के बारे में, ये जाना कि जापान में इस टॉपिक पर क्या बातचीत हो रही है, इनका मीडिया क्या नर्वस है, क्या खुश है इस बात को लेकर कि फाइव आइज बनेगा सिक्स आइज और जापान होगा इसका लेटेस्ट मेंबर। तो इसको लेकर सरप्राइजिंगली जापान में काफ़ी नर्वसनेस है, क्योंकि आपको ये समझना होगा फाइव आइज अपने आप में बहुत ही हाई लेवल का इंटेलिजेंस ग्रुप है और इसका पार्ट बनना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि फाइव आइज ग्रुप काफ़ी बार इंटरसेप्ट करते हैं कम्युनिकेशंस, ईमेल्स, टेलीफोन कॉल्स, दुनिया भर में चाहे किसी भी कंट्री में हो, ये वहाँ पे स्पाइंग कर सकते हैं टू बेनिफिट देयर डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी। तो जब जापान इस ग्रुप का पार्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग जापान को भी इंटेलिजेंस इनपुट्स देंगे, चाइना के बारे में, हो सकता है इवन इंडिया के बारे में। जी हाँ, फाइव आइज ग्रुप ने कोल्ड वॉर के दौरान, जब इंडिया यूएसएसआर का मित्र देश था, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशंस थे, तो फाइव आइज इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा था, वो हम पे स्पाइंग कर रहे थे। अब समीकरण बदल चुके हैं तो इंडिया के साथ ये कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर फिर भी इंडिया दूर दूर से भी अभी सेवंथ आई या फिर फाइव आइज का कोई मेंबर बनने नहीं वाला। जापान ऑन दी अदर हैंड
सिंस इनका मेंबर बनेगा इन द फ्यूचर, तो इसी के हिसाब से इन्होंने रिसेंट टाइम्स में कुछ लॉज पास किए हैं जिससे इन्होंने इंश्योर किया है कि अगर कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जापानीज गवर्नमेंट के पास आती है तो वो लीक ना हो जाए। इसके लिए इन्होंने 2014-15 में पास किया था द प्रोटेक्शन ऑफ स्पेशली डेजिग्नेटेड सीक्रेट्स एक्ट, जिसके अंडर अगर कोई आदमी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करता है तो उसको स्ट्रिक्टली पिनलाइज किया जाएगा, लॉन्ग टर्म जेल होगी, फाइन होगा। और साथ ही साथ जापान अब ये भी कोशिश कर रहा है कि जो इनकी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी ज़्यादा इंटेलिजेंस गैदर करें, मतलब कि चाइना के कोस्ट के पास क्या हो रहा है, चाइना के जेट्स की क्या मूवमेंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं आज के समय जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और बाकी 5 वाइज कंट्रीज़ के साथ। और जापान के लिए ये सब करना एक बहुत बड़ा चेंज है। मैं आपको ये बता दूं, आज से कुछ साल पहले एक फॉर्मर सीनियर ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल से पूछा गया कि 5 वाइज का एक्सपेंशन होगा, जापान को इसमें इंक्लूड करेंगे, तो इन्होंने हंसते हुए ऑलमोस्ट जापान को रिडिक्यूल कर दिया था, कहा था कि जापान इस ग्रुप में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। 5 वाइज ग्रुप की जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से जासूसी करते हैं दुनिया भर में, ये बहुत ही हाई लेवल पर है। जापान हो सकता है कि हमको नुकसान ही पहुंचाए, जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन वो हो सकता है कि वहाँ पे लीक हो जाए। और जापान के पास खुद की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है नहीं, प्रॉपर कोई नेटवर्क इनका स्ट्रांग है नहीं। इन्होंने ये भी कह दिया कि इवन फ्रांस और जर्मनी के पास बेहतर कैपेबिलिटीज हैं स्पाइंग करने की कंपेयर टू जापान। तो उस टाइम जापान को लेकर ये व्यू पॉइंट था, मगर जापान एक इनोवेटिव कंट्री है। हमने ये देखा है कि जब भी इनके सामने प्रॉब्लम आती है ये कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो जापान ने यहाँ पर फोकस किया अपनी स्ट्रेंथ पर कि देखो रशिया क्या कर रहा है, हो सकता है इसको लेकर जापान ज़्यादा कोई कंक्रीट रिपोर्ट यूएस को प्रोवाइड ना कर पाए, मगर चाइना जो आज के समय एक कोर फोकस है 5 वाइज ग्रुप का, चाइना में क्या हो रहा है, वो शिंगशांग में क्या कर रहे हैं, उइगुर मुस्लिम्स के साथ वो क्या कर रहे हैं, इसको लेकर जापान जेन्युइन, ऑथेंटिक और रिलायबल रिपोर्ट्स तैयार कर सकता है फॉर द 5 वाइज कंट्रीज। और इसी पर ये फोकस कर रहे हैं आज के समय। जापान यूरोप में क्या हो रहा है, वेनेजुएला क्या कर रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उस पर इनका कम फोकस है। ये प्राइमरली रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे अबाउट नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, क्योंकि ये है इनकी स्ट्रेंथ। और हाल ही में जब यूएसए ने उइगुर मुस्लिम्स के इशू पर चाइना पर सैंक्शंस लगाए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है उइगुर मुस्लिम्स के बारे में ये मिली है यूएसए को फ्रॉम जापान। इन्होंने बहुत सारी इमेजेस, वीडियोस, प्रूफ दिखाया कि देखो ये सब आज के समय हो रहा है चाइना में, इसको आप उठाओ इंटरनेशनल मीडिया के जरिए और चाइना पर सैंक्शंस भी इम्पोज करो कि चाइना बहुत ही गलत तरीके से अपनी मुस्लिम मिनॉरिटी पर यहाँ पे अत्याचार कर रहा है। सो जो जापान ने यहाँ पे ट्रांजिशन किया है, मैं कहूँगा रिमार्केबल है, कमाल का है ये। आई थिंक जापान जैसा देश ही कर सकता है कि फ्रॉम हैविंग ऑलमोस्ट नो इंटेलिजेंस नेटवर्क, बिल्कुल एक दशक में 10 साल के अंदर अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क स्पाइंग कैपेबिलिटी यहाँ पे डेवलप कर ली है चाइना में। और आप अगर बाकी 5 वाइज कंट्री के हिसाब से देखो तो जो एंग्लोस्फेयर है, देखो एंग्लोस्फेयर क्या है, एंग्लोस्फेयर एक टर्मिनोलॉजी है उन कंट्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए जिनका कहीं ना कहीं से लिंक है विद यूनाइटेड किंगडम, और जहाँ पे प्रिडोमिनेटली जो भाषा बोली जाती है वो है इंग्लिश। अब देखो यूएसए के बहुत ही अच्छा रिलेशन है विद जर्मनी, फ्रांस और इवन पोलैंड, मगर इंग्लिश लैंग्वेज होना, कॉमन एंसेस्टर्स होना, कॉमन वर्ल्ड व्यू होना, ये सब शेयर करती हैं एंग्लोस्फेयर कंट्रीज, और एंग्लोस्फेयर कंट्री से ही मिलके बनता है 5 वाइज ग्रुप। तो हमेशा से इन्होंने जो भी अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जिस तरीके से पॉलिसी बनाते हैं, ये एंग्लोस्फेयर में ही रखा है। तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि पहली बार ये एक एशियन कंट्री पे ट्रस्ट करेंगे विद देयर डीपेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। और जापान को इंक्लूड करना है, ये निर्णय लेने में भी यूएसए को लग गए 20 साल। 20 साल पहले 2000 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, आर्मिटेज 9 रिपोर्ट, जहां पर यह बताया गया कि आने वाला टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। और 5 वाइज ग्रुप जो सबसे पहले बताया जाता है कि फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास, फाइनली इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना होगा। और जापान की एंट्री को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात करी गई इस रिपोर्ट में। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इंडिया का क्या, 5 वाइज आज के समय इंडिया के साथ कोऑपरेट कर तो रहा है। देखिए कोऑपरेशन बिल्कुल हो रही है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटेलिजेंस इनपुट शेयर कर रही हैं, मगर ऑल टुगेदर इंडिया 5 वाइज का पार्ट बनने नहीं वाला। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला सबसे बड़ा रीज़न यही है रशिया। आप ये देख लीजिए, हम लोगों ने क्वाड पर बात कभी करनी शुरू ही करी है, इंडिया ने आज तक ऑफिशियली किसी भी डॉक्यूमेंट में क्वाड का नाम नहीं लिया, मगर तब भी रशिया ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने ये कहता है क्वाड एंटी चाइना है, हम क्वाड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इंडो पैसिफिक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना यहाँ पे जानता है
कि एक बार इंडिया इस रास्ते चल पड़ा, एक बार हमने क्वाड को फॉर्मली ज्वाइन कर लिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस उसके बाद हैं कि इंडिया सिक्स आइज का पार्ट भी बन जाए। और इसका एक्चुअली लॉन्ग टर्म में लॉस होगा रशिया को। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जिस तरीके से जापान ने इंश्योर किया है कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, उनकी इंटेलिजेंस उन्होंने बिल्डअप करी है, इंडिया को भी बहुत ही बड़े स्टेप्स लेने होंगे ये इंश्योर करने के लिए कि इंडिया में जो स्पाइंग ऑपरेशंस होते हैं चाइना के, रशिया के, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएं बिफोर इंडिया बिकम्स द सेवेंथ आई। इंडिया को अगर ये फाइव आइज या फिर आप कह लीजिए सिक्स आइज को ज्वाइन करना है तो इंडिया को भी बहुत काम करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि इंडिया के वेरियस सेक्टर्स में, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर हो, हमारे जर्नलिस्ट हो, इवन कई और सेक्टर्स में मैं कहूँगा चाइना की इन्वॉल्वमेंट साफ दिखती है। चाइना के स्पाइंग ऑपरेशंस इंडिया में बहुत कॉमन है। और हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो जो रशिया की एजेंसी है KGB, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इंडिया में कई दशकों से बनी हुई है। KGB का आज भी माना जाता है एक बहुत ही स्ट्रांग स्पाई ऑपरेशन है इन इंडिया। बहुत से लोग, कई इंडियंस हैं आज के समय, वो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं विद रशियन इंटेलिजेंस। तो ऐसी स्थिति में इंडिया में जब रशियन इंटेलिजेंस की यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी हो, चाइनीज़ इंटेलिजेंस यहाँ पे हो, तो फाइव आइज कंट्री भी कभी भी इंडिया को फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक एटलीस्ट इंडिया इस इशू को लेकर कुछ करता नहीं है। ऑब्वियसली अगर इस इशू को लेकर इंडिया कुछ करेगा तो ये रशिया का लॉस है। रशिया का जो इन्फ्लुएंस है, जो यहाँ पे इनका स्पाइंग नेटवर्क है, जो भी इनको इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं अबाउट साउथ एशिया फ्रॉम इंडिया, ये खत्म हो जाएगा अगर इंडिया बन जाता है एक फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ फाइव आइज। और चाइनीज स्पाई नेटवर्क की बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, सितंबर 2020 में रिपोर्ट सामने आई है कि दलाई लामा को टारगेट करता है इनका स्पाई नेटवर्क फ्रॉम कर्नाटका। जी हाँ, साउथ से लेकर नॉर्थ तक आपको चाइनीज स्पाइज मिलेंगे इंडिया में। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, 2013 में अजीत डोभाल साहब, जो आज के समय हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी थी। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है और रिपोर्ट का नाम यहाँ पे आप देख पाओगे, चाइनीज इंटेलिजेंस फ्रॉम ए पार्टी आउटफिट टू साइबर वॉरियर्स। इन्होंने बताया अपनी रिपोर्ट पे कि किस तरीके से चाइना स्पाइंग करता है इंडिया पे, यूरोप पे, एशिया पे। बहुत अच्छी रिपोर्ट है और आप अगर चाहें तो आपको बस सर्च करना है ये रिपोर्ट का नाम, आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। आई एम श्योर आप शॉक्ड रह जाएंगे कि 2013 में डोभाल साहब को इतना कुछ पता था जो आज के समय हम देख रहे हैं 2020 में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रिपोर्ट है बाय अजीत डोभाल। इसका PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बस गूगल करना है आपको, चाइनीज इंटेलिजेंस फ्रॉम ए पार्टी आउटफिट टू साइबर वॉरियर्स बाय अजीत डोभाल। बहुत अच्छी रिपोर्ट है। अगेन इसको पढ़ के हमको यही पता लगता है कि एटलीस्ट आज के समय जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको पता है कि इंडिया का मेन थ्रेट क्या है और उससे कैसे निपटना है। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, रॉ कब फाउंड किया गया था? बहुत लेट फाउंड हुआ था एक्चुअली। इनिशियली इंडिया ने कभी सोचा नहीं कि हमको एक्सटर्नल एक इंटेलिजेंस विंग चाहिए। हम ज़रा फोकस थे इंटरनली। एक्सटर्नल पे हमने फोकस किया 1968 में। क्या हुआ कि 1965 में जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद जो हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि हमें एक ज़्यादा बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क चाहिए जो बाहर की कंट्रीज़ पर फोकस करे। और फिर 1966 पे इस पर और बातचीत हुई और फिर इंदिरा गांधी के अंडर 1968 में फॉर्म हुआ रॉ। तो मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया बाय क्रिएटिंग रॉ। हालांकि 1977 में रॉ को बहुत डैमेज हुआ जब मोरारजी देसाई, जो उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने रॉ के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स थे, बहुत सारे जो इनके ऑपरेशंस थे, बिल्कुल रोक दिए, सब कुछ डिसमेंटल कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इररिपेरेबल डैमेज था फॉर रॉ, मगर फिर भी आज के समय रॉ इज़ फंक्शनिंग वेल और काफ़ी अच्छे से वो सर्व कर रहे हैं इस पूरे देश को। सो ये है एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।